हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का भूमिका और नामकरण इसका फर्स्ट पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था। आज हम इनका भौगोलिक विस्तार और नगर नियोजन पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। आप नोट ऊपर पे हेडिंग दे दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं और नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ में। अगर इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की या फिर कहीं इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। इसका अगर हम भौगोलिक विस्तार देखें तो उत्तर में है इसका मांडा, जो कि है जम्मू कश्मीर में, है ना। जम्मू कश्मीर इसकी उत्तरी सीमा, है ना, उत्तरी सीमा। और इसका दक्षिणी सीमा है दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र। और इसका पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर। ये इसका पूर्वी सीमा है, आलमगीरपुर। ये इसका पूर्वी सीमा। अब पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये है सूतकांगेदोर। सूतकांगेदोर, है ना। ये है सूतकांगेदोर, बलूचिस्तान में है, ये है इसका पश्चिमी सीमा। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तरी सीमा इसका है जम्मू कश्मीर में, है ना, मांडा। और इसका दक्षिणी सीमा जो है, इसका दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र दैमाबाद में। और इसका पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर। में। और इसका पश्चिमी सीमा है बलूचिस्तान, सूतकांगेदोर। और ये आलमगीरपुर आपको पता है कि यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इसका एक बार फिर से इसको देखते हैं। इसका पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। और पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा इसका है बलूचिस्तान, सूतकांगेदोर में। और इसका उत्तरी सीमा है मांडा, जम्मू कश्मीर में। और इसका दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। तो आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। इसे हम आपको दिखाते हैं, रुकिए। इसे आप देख सकते हैं ना। ये जो है, ये अपना भारत देश है। और यहाँ पे देखिए, ये है दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र का दैमाबाद। और ये है यूपी का
आलमगीरपुर, और ये है यहाँ पे मांडा, और यहाँ पे है ये बलूचिस्तान यानी सूतकांगे दौर, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका यूपी का पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, और ये पश्चिमी सीमा है सूतकांगे दौर जो कि बलूचिस्तान में है, और ये दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र में जो पड़ता है दैमाबाद दक्षिणी सीमा, और उत्तरी सीमा जो है वो है जम्मू कश्मीर में मांडा में, है ना यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें, इसे आप ऐसे भी इस मैथ से अच्छा देख सकते हैं। ये देखिए है ना, दक्षिणी सीमा दैमाबाद है ना, उत्तरी सीमा मांडा और यूपी आलमगीरपुर, और ये पूर्वी सीमा में है, और पश्चिमी सीमा है बलूचिस्तान में सूतकांगे दौर, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें देखिए ये त्रिभुज आकार का है ना। ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता लगभग लगभग पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग कह सकते हैं कि त्रिभुज के आकार का है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो आइए और आगे अब नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम बताते चलेंगे और आप फिर नोट्स करते चलिएगा। ये एक आपको पूरा कंप्लीट नोट्स हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। दोस्तों हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ पे कांसे की वस्तु जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, है ना। जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे कांसे की वस्तु है ना अधिक मात्रा में मिली थी, है ना। और इसका उद्भव जो है वो ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों अगर आप मैप में देखेंगे जो जगह है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये भारत देश को अभी जो देखेंगे भारत देश के पश्चिमी सीमा में पड़ता है, जितना ये स्थल जो फैला है। यदि आप मैप में देखेंगे तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र में, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। और ताम्रपाषाण का दोस्तों आपको पता है कि यदि हम हिस्ट्री की शुरुआत माने तो पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद फिर मध्यपाषाण काल, उसके बाद आता है नवपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण का। ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों यही कहा है जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में, यानी कि पुरापाषाण का मध्यपाषाण का, पुरापाषाण का के बाद मध्यपाषाण का आता है, उसके बाद नवपाषाण का आता है, उसके बाद जो ताम्रपाषाण का आता है। तो इसी काल में है ना इस सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों देखिए, आगे की ओर इसको नोटिस करते चलते हैं। इसका विस्तार, इसका इसका विस्तार इसका विस्तार जो है भारत के अलावा पाकिस्तान तथा इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में भी था। तो दोस्तों, इस सिंधु घाटी सभ्यता, एक तो अपना भारत में इसका विस्तार जो है, ये क्या हो रहा है, हाँ, इसका विस्तार अगर बात करें तो इसके विस्तार की बात करें तो एक तो इसका विस्तार जो है वो, हम इसके विस्तार की बात करें तो एक तो भारत में है, उसके बाद पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में भी है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस सभ्यता का इसका विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 जगह है। लेकिन इसका मुख्य रूप से अस्त्र जो देखिए अपना भारत में बहुत ज़्यादा पाया गया है, और अफगानिस्तान में तो कुछ ही क्षेत्र पाया गया है। पाकिस्तान में भी पाया गया है कुछ, बहुत ज़्यादा है। सिंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा, ब्रैकेट में जम्मू लिख दीजिएगा, और मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सूतकांगेदोर पश्चिम में सूतकांगेदोर से लेकर पूर्व में
आरामगीर, आरामगीरपुर, आरामगीरपुर यानी कि मेरठ, है ना, तक था। तो यही हमने जो अभी समझाया था आपको, दिखाया था, इसका विस्तार वही बताएं। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार: उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, तथा पश्चिम में सूतकांगे दो से लेकर पूरब में आरामगीरपुर तक था। अब इसकी ये जो है, देखिए, वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण जो है 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। यानी कि ये जो है उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। अभी तक अनुसंधान तथा उत्खनन उत्खनन द्वारा लगभग 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। यानी कि अभी तक उत्खनन और अनुसंधान का 2800 स्थल प्राप्त किए हैं। ये 1 मिनट रुकिएगा दोस्त जरा। हाँ, अब ठीक है, चलिए अब देखिए। तो हमने कहा कि अभी तक अनुसंधान तथा उत्खनन द्वारा लगभग 2800 स्थल ज्ञात किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में थी।
हमने आपको दिखाया था कि लगभग जो है सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, हमने दिखाया था अभी आपको। जिसका क्षेत्रफल लगभग क्षेत्रफल इसका लगभग जो है ना 13 लाख, है ना, वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इसका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो है ना त्रिभुजाकार स्वरूप में है, और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल। इसका जो है एक्यूरेट तो है 12,000 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग, यानी वर्ग किलोमीटर। इसका एग्जैक्ट है ना, इसका एग्जैक्ट है 12,99,600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट है। लेकिन लगभग इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर मानते हैं, है ना। सर्वप्रथम सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन, है ना, अंग्रेज था एक नाम का व्यक्ति, जिसने 1826 में इस सिंधु सभ्यता का पता लगाया था, है ना। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल आसान भाषा में और लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका जो है 1826 में इसको पता लगाया था चार्ल्स मैसन ने, और इसी चार्ल्स मैसन ने अपने पुस्तक में से 1842 में प्रकाशित किया था 1842 में। तब 1842 में ये अपने पुस्तक, है ना, पुस्तक 1842 में जो प्रकाशित किया था उसमें मिलता है ना। तो आगे नोट्स लिखेंगे। चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता का पता 1826 में लगाया था। चार्ल्स
चार्ल्स मैसन। 1826 में इसका पता लगाया और इसको जो है इसका वर्णन जो है जिसका वर्णन ये सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक 1842 है ना, 1842 सर्वप्रथम इनके द्वारा 1842 में प्रकाशित 1842 में प्रकाशित पुस्तक 1842 में प्रकाशित पुस्तक सर्वप्रथम इनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है ना, पुस्तक में मिलता है। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसका पता लगाया और इसका वर्णन उन्होंने इनके द्वारा जो है 1842 में एक पुस्तक प्रकाशित किया, उसी में मिलता है ना, 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है चार्ल्स मैसन, है ना। अब अगर आप पॉइंट देखिए, उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम
दयाराम साहनी, पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा का पता लगाया। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा का पता लगाया, है ना। दोस्तों इस चार्ल्स मेसन ने 1826 में, है ना, सबसे पहले इसकी खोज की और इसका वर्णन उसने अपने किताब यानी अपने पुस्तक में प्रकाशित किया, है ना। 1842 में प्रकाशित किया मिलता है। और उसके बाद जाकर के वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष, यानी उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, इसके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन कर प्रमुख स्थल हड़प्पा का पता लगाया। तो दोस्तों पता किसने लगाया था? हड़प्पा का पता लगाया किसने दोस्तों? इसका पता लगाया दयाराम साहनी ने, है ना। लेकिन किसके नेतृत्व में लगाया? तो ये लगाया था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में लगाया पता, है ना। लेकिन हड़प्पा का पता किसने लगाया? इसका हड़प्पा का देखिए दोस्तों, इस हड़प्पा जो है नगर, इसका पता लगाया किसने? इसका पता लगाया दयाराम साहनी ने, है ना। दयाराम साहनी ने, है ना। लेकिन ये किसके नेतृत्व में लगाया? ये किसके नेतृत्व में, है ना। तो दोस्तों ये जो है सर जॉन मार्शल, है ना, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये लगाया, है ना। तो पता लगाया हड़प्पा नगर का पता लगाया दयाराम साहनी ने, लेकिन किसके नेतृत्व में लगाया? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में लगाया, है ना। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ना। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं। दोस्तों चूंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुआ, है ना, इसकी खोज हुआ इसीलिए, सर्वप्रथम इसका खोज हुआ इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी, है ना। सर्वप्रथम में, है ना, ये पहले सर्वप्रथम इसी नगर का खोज हुआ, इसीलिए इसका हड़प्पा सभ्यता नाम इसका हड़प्पा सभ्यता भी है। तो दोस्तों सर्वप्रथम नोट कीजिए, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल या नगर की खोज के कारण है ना, इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम हड़प्पा सभ्यता
इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम खोज इसका किसने किया? सबने इसका इसी सर्वप्रथम इसका इसी नगर का खोज हुआ है ना, इसी नगर का सर्वप्रथम खोज हुआ, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, है ना, रखा गया। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नोट करते हैं। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व